नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या हालचाल? बढ़िया, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त। आ जाइए। हमने सपना आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की सीरीज शुरू की थी। मूल रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी और डिटेल पर श्रेणी में जो पेपर होते हैं, केवीएस, एनवीएस, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास समान रूप से उपयोगी है। हम बात कर रहे थे इतिहास की, प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल आपके लिए लेकर के आया हूं। ये हमारी दूसरे नंबर की क्लास है। एक बार फर्स्ट नंबर की क्लास को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। वह क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारी क्लास का आज का पहला प्रश्न ये रहा। क्या है पहला प्रश्न? बहुत अच्छे से समझिएगा। शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? शंकर कौन है यहाँ पर? यहाँ पर हम जिस शंकर की बात कर रहे हैं ये है आदि गुरु शंकराचार्य जी। ठीक है। शंकराचार्य ने मूल रूप से चार जो है मठों की स्थापना की थी। क्लियर हो गई? तो इसी के संदर्भ में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक तत्ववाद, समग्र एकत्ववाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए। देखिए, जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन के जो प्रणेता है वह प्रणेता किसको माना जाता है? शंकराचार्य को माना जाता है। अब शंकराचार्य के द्वारा जिस मत का प्रतिपादन किया गया था वह मत कौन सा था? वह था अद्वैतवाद। अब देखो क्या होता है, एक सामान्य विद्यार्थी जब इन चीजों को पढ़ता है तो वह पढ़ करके यह सोच देता है कि अद्वैतवाद जो है वह शंकराचार्य ने दिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब इस तरह के प्रश्न आए तो इनका संधि विच्छेद करने की आदत डालिए। ठीक है। अद्वैतवाद, दो यानी कि दो हो गए। दो कौन कौन हो गए भैया? एक तो हो गया जीव और एक हो गया ब्रह्म। जीव का मतलब हो गया ईश्वर और ब्रह्म का मतलब हो गया परमपिता परमेश्वर। ये इनके पीछे ओरा बना दिया हमने। ईश्वर। अ का मतलब यह एक है, यानी कि यह अलग अलग नहीं है। क्लियर हो गई? तो अद्वैतवाद का मतलब क्या हो गया कि जीव और ब्रह्म जो है वह एक ही माने गए हैं। और यह एक किसने माने हैं? यह एक माना है शंकराचार्य ने। किस दर्शन के अंतर्गत माना है? अद्वैतवाद के अंतर्गत माना है। क्लियर? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? एक शानदार प्रश्न है। व्यवहारिक वेदांत जो है इसके प्रतिपादक माने गए हैं दयानंद, राजा राम मोहन राय, गांधी, विवेकानंद। अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए। देखो, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक जो है ये स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को जन सामान्य का मतलब होता है पश्चिमी दुनिया तक यह लेकर के गए थे। शिकागो में जब विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था तो वहां पर इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे भारत की संस्कृति का बखान किया था। ले जाने के कारण ही इसको व्यवहारिक वेदांत के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर एक शब्द आया है वेदांत, थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो वहां पर वैदिक साहित्य पढ़ते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मेरे प्यारे साथियों, वैदिक साहित्य के जो है वह चार भाग माने गए हैं। कितने भाग माने गए हैं? चार भाग। चार भाग में पहला भाग जो आता है वह वेद कहलाता है। दूसरा भाग वेदों का सरल अनुवाद है जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और तीसरा भाग जो है वह आरण्यक होते हैं जो जंगलों में लिखे गए हैं। और चौथा होता है उपनिषद। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं ना तो ये इनका सही क्रम भी होता है। वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए। अब मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, उपनिषद जो है यह वैदिक साहित्य का क्या है? यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है। क्लियर हो गई? वैदिक साहित्य का क्या माना जाता है? अंतिम भाग माना जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। ठीक है। बाकी कभी जब हम आगे की क्लास में बात करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं हम वैदिक सभ्यता के प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो इन प्रश्नों के साथ आपके लिए हम आपको परिचित करवाएंगे। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभूरीय वंश के राजाओं को निम्नलिखित राजधानियां क्या थी? तो चूंकि छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया सवाल था तो यह इतना आप लोगों के लिए व्यवहारिक और प्रासंगिक नहीं है। सरभूर पर इनकी पहली राजधानी थी, दूसरा शीरपुर थी और तीसरी प्रछन्नपुर होती है। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वी देव प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही होगा? ठीक है। देखिएगा, पृथ्वी देव प्रथम में रतनपुर
में पृथ्वीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार किया। और अनुत्तरित प्रश्न, तो देखिए यहाँ पर सत्य प्रश्न पूछा गया है, तो यह सही होगा कि उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि को धारण किया था। रतनपुर के कलचुरी शासकों के बारे में एक और प्रश्न आया है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सही जवाब होगा कमल राज जो है यह गंग वंश राजा अनंत वर्मन को पराजित करता है। इसके बाद जाजल देव प्रथम है, तो यह उत्कल राज्य पर आक्रमण करता है। रतन देव द्वितीय चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया। जाजल देव द्वितीय त्रिपुरी के राजा जय सिंह जो है इसके आक्रमण को विफल करने वाला माना जाता है। तो इस पर सही जवाब होगा 2, 4, 1 और 2। सॉरी मैं अभी चाहूंगा, इसका सही जवाब होगा 2, 4, 1 और 3। क्या ऐसा कहीं विकल्प में है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वह हड़प्पन स्थल नहीं माना गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इनमें से क्या है जो एक हड़प्पा का स्थल नहीं माना जाता है? चहुंद्रो, कोटदीजी, शोहगोरा, देशलपुर। अनुत्तरित प्रश्न है। इस तरह की क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, ये बात याद रखना। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों प्राचीन भारत के सवाल करवा दूं, मैं आपको यहाँ पर मध्यकाल के भी करवा दूं, मैं आपको यहाँ पर आधुनिक भारत के विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण सवाल करवा दूं, राजस्थान इतिहास के सवाल करवा दूं। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा ना, जब हम इस तरह के महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। क्लियर हो गए? और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्रश्नों का जो लेवल है ना वो कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, एक अच्छा खासा लेवल हम आपके लिए मेंटेन कर कर चल रहे हैं। क्लियर हो गई? अब देखिए, जब हम भारत के इतिहास में मौर्य काल को पढ़ते हैं, मौर्य काल में एक राजा हुआ है, नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। 298 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहा। लगभग लगभग कुल मिलाकर के मोटा मोटी 24 साल तक यह शासन करता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, इस शासन के अंतिम, बहुत अच्छे से समझिएगा, शासन के अंतिम 12 वर्षों में अकाल पड़ा। 12 वर्षों में क्या पड़ा? तो याद रखिएगा जी, अकाल पड़ता है। सर, इस अकाल की जानकारी हमें दो स्थानों से मिलती है। पहला अभिलेख जो होता है वह शोहगोरा अभिलेख है, और दूसरा अभिलेख जो है वह महास्थान अभिलेख है। सोहगोरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मिला है और महास्थान पश्चिमी बंगाल से मिला है। इन दोनों शिलालेखों में हमें सबसे पहले तो याद रखना अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। और जो महास्थान अभिलेख है सर, इस महास्थान से हमें काकनिया नाम की एक मुद्रा होती है, इस मुद्रा की भी जानकारी प्राप्त होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो सर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आया कि सोहगोरा जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, यह गोरखपुर का उत्तर प्रदेश काल का स्थल जो है, यह मेरे प्यारे साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का न होकर के मौर्य कालीन स्थल माना जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना की जवाब जरूर साझा करिएगा। तो मूल रूप से मौर्य काल के अकाल व्यवस्था की जानकारी इसमें मिलती है। अगला प्रश्न, अच्छा एक प्रश्न और पूछेंगे। अब देखो विद्यार्थी क्या होता है ना, एक बात छोटी सी बताता हूँ। जब इस तरह के प्रश्न आते हैं, स्टूडेंट सोचता है अरे यार मौर्य काल में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने वाला राजा कौन था? तो स्टूडेंट जवाब देता है सर कैसा प्रश्न पूछ रहे हो बचकाना सा, मौर्य काल में अभिलेख लिखवाने वाला पहला राजा अशोक था। नहीं मेरे दोस्त, ये गलती मत करिएगा। समझ में आ गई क्या? सर सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने अभिलेख लिखा। अब यहीं से एक प्रश्न पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। जब हमने वैदिक साहित्य की बात की तो यह प्रश्न आपके बनता है, पूछूंगा, अधिकार है मेरा आप लोगों के। क्यों? क्योंकि मैं आपकी नौकरी लगाने के लिए यहां पर बैठा हूं। पहला वेद कौन सा है जो हमें गणितीय जानकारी उपलब्ध करवाता है या हमें गणित के सूत्रों के बारे में जानकारी देता है? पहला वेद कौन सा है? क्लियर? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। यह विद्यार्थी जरूर करेंगे जो इस क्लास को बहुत अच्छे से सुनेंगे। तो यह तो हो ही गया सोहगोरा। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार करें। बुद्ध में देवता रोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं जो महायान बौद्धायन की मानी जाती है? कितना बढ़िया प्रश्न है। देखो, जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं
तो मेरे प्यारे साथियों पता चलता है दो शाखाएं होती है, एक तो होती है महायान और एक होती है हीनयान। महायान जो है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने बुद्ध को क्या माना है, भगवान माना है, और इसने बुद्ध को क्या माना है, एक महापुरुष माना है। क्लियर हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों, भगवान माना है तो देवता हो गए, और जब हम किसी को फॉलो करते हैं तो वह भी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गए। बोधिसत्व यानी कि ईश्वर, और मूर्ति बना करके पूजा की जाएगी, वो जो कहेगा उसके अनुष्ठान किए जाएंगे। तो एक दो तीन जो है वह बिल्कुल यहाँ पर सही होंगे। क्लियर। अगला प्रश्न, हाँ गजब सर, होली का रंग बिरंगा ऑफर आप लोगों के लिए आ चुका है। कितना गजब का फोटो लग रहा है ना, होली खेला हुआ है। सर होली का रंगीन ऑफर आपके लिए लेकर के आ रहा हूं 13 से लेकर 16 मार्च तक। चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को आप यहां पर डाउनलोड करें, और इतिहास विषय के जितने भी कोर्सेज हैं उन पर सब पर 50% तक की छूट आपको मिलेगी। साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी प्रत्येक कोर्स पर। और अगर मेरे दोस्त, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पूरी फीस आपको वापस कर दी जाएगी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। जैसे यहाँ पर हमारे हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड का पेपर 2 का कोर्स अवेलेबल है, 2,999 प्राइस रहेगी। हिस्ट्री फाउंडेशन ऑल पीजीटी पेपर एग्जाम 4,499। विश्व इतिहास का 999। प्राचीन भारत 999। मध्यकालीन 999। आधुनिक भारत 999। टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज सबसे लोकप्रिय है 499। और पीडीएफ में नोट्स जो हैं 1111 रुपए के यह आपके लिए रहने वाले। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की हेल्पलाइन के लिए आप 8802060952 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो ऐप है वह चंदू सर की क्लास है। याद रखना मेरे दोस्त, कहीं सारी भर्तियां आ रही है पीजीटी के। अगर आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस दिल्ली की तैयारी कर रहे हो तो ये फाउंडेशन कोर्स आपके लिए रहेगा। यहाँ पर आपको जो है कुल मिलाकर के 27 माह की वैलिडिटी दी जाएगी। क्लियर हो गई। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही होगा। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। इसके अलावा देखो, अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह भी देखना चाहो ना तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर हो गई। बिल्कुल, ये सारी सुविधाएं आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगी, जहां पर आप टॉपिक वाइज में एक बार टेस्ट दे करके जरूर देखो, फ्री क्लासेस आप जरूर देखो, खूब आनंद आएगा आप लोगों को। क्लियर हो गई। तो देखो, जब बलात् श्रम के बारे में बात करते हैं तो मैं तो स्कोर भी तो हर जगह हुआ करती थी। फ्रांस की राज्य क्रांति में जो बलात् श्रम करवाया जाता था, सड़क पर किया जाने वाला श्रम, उसे हम बेगार भी कह सकते हैं, उसे क्या कहा जाता था, कोर भी कहा जाता था। तो यह मूल रूप से राज्य की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था। क्या बात समझ में आ गई। और जनता के दिया जाने वाला एक कर माना जाता था, यानी कि जनता खुशी खुशी जो है वह एक कर प्रदान किया करती थी। अगला, राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सही है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी सन 1950 को जो है वह अपनाया गया था। सर केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, न एक न दो अनुत्तरित प्रश्न है। जवाब, राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय पंचांग जो है ना, यह विक्रम संवत पर आधारित नहीं है, यह शक संवत पर आधारित होगा। शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो आप याद रखना, यह कुषाण शासक था, नाम था कनिष्क। यह कनिष्क 78 ईस्वी में राजा बनता है, और राज्याभिषेक के अवसर पर इसने क्या चलाया था, शक संवत चलाया था। ठीक है। और विक्रम संवत तो आपको पता होगा, उज्जैन का एक राजा हुआ करता था, अजीज प्रथम। क्लियर हो गई। उस अजीज प्रथम के द्वारा यह विक्रम संवत चलाया गया था। ठीक है, 57 ईसा पूर्व की बात है। और राष्ट्रीय पंचांग जो है ना, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया है ना, सत्य पूछ रहा है तो न तो एक न दो या केवल दो। देखो, राष्ट्रीय पंचांग जो संवत पर आधारित है, इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसीलिए हम नया साल जो है हिंदू धर्म का या हिंदू कैलेंडर का या राष्ट्रीय पंचांग का, वो या तो 21 मार्च से शुरू मानते हैं या 22 मार्च से प्रारंभ माना जाता है। क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया सवाल है। तो न एक न दो। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर सुमेलित करिए। राजवंश दे रखे हैं और आपकी राजधानी दे रखी।
पल्लव, पांड्य, यादव और काकतीय, वारंगल, कांची, मदुरा और देवगिरी। बहुत बढ़िया सवाल है, कृपया यहाँ पर जवाब दीजिए। देखिए, पल्लव साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कांची के पल्लव, पढ़ते हैं नाम अक्सर। पांड्य साम्राज्य मथुरा में, यादव साम्राज्य की राजधानी रही है देवगिरी की यादव, और काकतीय की राजधानी वारंगल। हम मूवी छावा देखी होगी आप लोगों ने। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। शिवाजी शेर थे, शिवाजी की माता जीजाबाई थी, जो देवगिरी के यादव राजवंश की ही तो संबंधित मानी जाती है ना। हाँ दो, तीन, चार और एक, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अपने शिलालेखों में अशोक जो है वह सामान्यतया किस नाम से जाना जाता है? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, जो अशोक के शिलालेख है, इन शिलालेखों को टिफेन टेलर के द्वारा खोजा गया था और जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के कुछ शिलालेख हैं जिसमें अशोक का मूल नाम हमें देखने को मिलता है। जैसे एक शिलालेख जो है उसे हम कहते हैं नेतूर का शिलालेख। दूसरा आता है उडेगोलम, कर्नाटका में है यह। तीसरा आता है मास्की, और चौथा आता है गुर्जरा। इनमें हमें अशोक का नाम देखने को मिलता है। सम्राट अशोक जब गद्दी पर बैठा तो उसे प्रियदर्शी कहा गया, देवानाम प्रिय कहा गया। प्रियदर्शी का मतलब होता है वह जो दिखने में सुंदर होता है, और देवानाम प्रिय यानी कि जो देवताओं का बहुत प्रिय होता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? औषधि का मतलब हो गया चिकित्सा, मेडिकल। याद रखिएगा, इस प्रश्न में आपको यह भी याद रखना है कि प्रश्न गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। सुश्रुत, सौमिल्य, शूद्रक और शौनक और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। देखिए साहब, गुप्त काल में एक व्यक्ति हुआ है सुश्रुत। इसने सुश्रुत संहिता का लिखा है, और यह शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। इसका जन्म जो है वह 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। 6वीं शताब्दी ईस्वी में पैदा हुआ, और यह कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा जी, यह काशी में पैदा होता है। सुश्रुत जो है, इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? माफी चाहूंगा, याद रखिएगा, सुश्रुत संहिता लिखी गई थी। और मेरे प्यारे साथियों, सुश्रुत को ही क्या माना जाता है? तो सुश्रुत को ही कहा जाता है शल्य चिकित्सा का जनक। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, इस पैटर्न में जो कंप्यूटर पे मैं क्लास रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ या रिकॉर्ड करके जो डालता हूँ, ये आपको कैसी लगती है? क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर हर समय क्लास लेना थोड़ा सा जो है वह इतना समय अभाव होता है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, फिर कई बार पढ़ना भी तो होता है, पढ़ाना भी होता है, तो व्यस्तताएं ज़्यादा रहती है, इसीलिए इसमें ईजी रहता है काम। तो एक बार मुझे बता दीजिए, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तब तो मैं यूट्यूब पर इस तरह की नियमित तौर पर आपके लिए क्लासेज अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी? दाई का मतलब हो गया राइट, जैसे ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। क्लियर हो गई? ऐसी लिपि का नाम बताइए जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए, यह ब्राह्मी है, शारदा है, खरोष्टी है, नंदनागरी है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। लिपि जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। देखिए, जब हम सम्राट अशोक को पढ़ते हैं, मौर्य शासक सम्राट अशोक, मौर्य शासक सम्राट अशोक के दो शिलालेख हैं। पहला शिलालेख आता है जिसे हम मानसेहरा का शिलालेख कहते हैं। ठीक है। दूसरा शिलालेख जो है वह शाहबाजगढ़ी का शिलालेख आता है। मेरे प्यारे साथियों, यह दोनों शिलालेख जो है वह किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। इस लिपि पर ईरानी प्रभाव माना जाता है, और यह लिपि जो है वह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक नई लिपि आपको देखने को मिली होगी जिसे हम कहते हैं नंदनागरी। मूल रूप से जो देवनागरी लिपि होती है जिसमें हम हिंदी को लिखते हैं ना, उस देवनागरी लिपि से ही कहीं ना कहीं इस नंदनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, देवनागरी लिपि से विकास। और जब हम ब्राह्मी लिपि पढ़ते हैं, जो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है, उसी ब्राह्मी लिपि से कहीं ना कहीं शारदा लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि से विकास। क्लियर हो गई?
तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा जी, खरोष्टी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग में लिया जाता था? उत्तर भारतीय व्यापार का मतलब हो गया उत्तर भारत में व्यापार करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, भारत माता की जय। अब मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या है, समुद्री सीमा है। तो उत्तर भारत में तो कोई बंदरगाह ही नहीं है। अरे थोड़ा सा विचार करो ना मेरे वीरों। अरे जब बंदरगाह ही नहीं है तो क्या यहाँ पर व्यापार होगा बंदरगाह के माध्यम से? नहीं होगा। तो कोई सा भी नहीं होगा, कल्याण भी नहीं होगा, ताम्रलिप्ति नहीं होगा, भड़ोच नहीं होगा, केम्बे नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? क्योंकि जब हम हमारे भारत के पूर्वी भाग की बात करेंगे तो ये पूर्वी भारत में जितने भी बंदरगाह होंगे, यह कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, दक्षिण एशिया के साथ व्यापार करेंगे। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? इसके अलावा यह दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करें। क्लियर हो गई? तो वहीं पर मेरे प्यारे साथियों जो पश्चिमी तट पर बंदरगाह होंगे, ये पश्चिमी देशों के साथ में व्यापार करेंगे। ठीक है, विशेष तौर पर पश्चिमी एशियाई देशों के साथ। ठीक है, तो इस तरह से एक भी यह काम के नहीं होंगे। ताम्रलिप्ति जो बंगाल है मेरे दोस्त, इसमें स्थित था। बाकी जो है आपके समक्ष यहाँ पर जैसे कल्याण, बड़ोच और केम्बे जो है, यह आपके पूर्वी पश्चिमी तट के थे। यहाँ पर था आपके ताम्रलिप्ति। ठीक है, और यहाँ पर आपके आ जाता है भड़ोच, कल्याण, केम्बे, इस तरह के ये बंदरगाह देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलिए, क्लास का आनंद आ रहा है ना, मजा आना चाहिए। कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में कभी भी योगदान नहीं दिया? एक ऐसा राजा जिसने कभी भी बौद्ध धर्म के विकास के लिए काम नहीं किया। हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र सुंग। सर बहुत आसान सवाल है। पुष्यमित्र सुंग, इसने पुष्यमित्र सुंग ने बौद्ध धर्म के लिए कार्य नहीं कर करके किसके लिए काम किया था? तो याद रखना, ब्राह्मण धर्म के विकास के लिए यह काम करता है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। जैन धर्म, चारवाक, बौद्ध, सांख्य और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ना, इसे चारवाक दर्शन स्वीकार करता है। चारवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है खाओ पियो मौज करो, यानी कि जो सामने है ना, केवल इसी को जियो। आप भविष्य के बारे में सोचते हो जिससे क्या होगा, आप भूतकाल के बारे में सोचते हो उससे क्या होगा? हाँ ना भैया ना, जो वर्तमान में है उसके बारे में सोचो। ऋण लियो, मौज करो, उस वही जीवन का सार है। क्या गजब का दर्शन है। होली का रंगीन ऑफर है सर। हाँ हाँ, रंग बिरंगा ऑफर है होली का। कब से कब तक सर? याद रखना जी, 13 से लेकर 16 मार्च तक। कहाँ पर? चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। कहाँ पर? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। इतिहास के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर सभी पर 50% ऑफ आपको मिलेगा। साथ ही 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। चाहे तो आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वरना हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पूरी फीस वापस यहाँ पर कर दी जाएगी। क्लियर हो गई? तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तो बहुत जबरदस्त ऑफर है 13 से लेकर 16 मार्च तक। इतिहास विषय में करने हो आपके सपनों को रंग भरना हो तो फिर देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे साथ। न्याय दर्शन का प्रवर्तक जो है वह माना जाता है गौतम को, कपिल को, शंकर को, वल्लभ को। अनुत्तरित प्रश्न है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर याद रखना, भारत में 6 दर्शन माने गए हैं। जैसे सांख्य दर्शन है, तो याद रखिएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कहा जाता है महर्षि कपिल मुनि को। ये द्वैतवाद पर आधारित है। योग दर्शन जो है, योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं पतंजलि को। क्लियर हो गए? शारीरिक और ध्यान का प्रयोग करते हैं यह। न्याय दर्शन की बात करते हैं तो इन्होंने महर्षि गौतम जो है उन्हें प्रवर्तक माना जाता है। देखिए, तो गौतम है, बिल्कुल है। यह तर्कपूर्ण चिंतन पर बात करते हैं। वैशेषिक दर्शन की मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं कणाद, कणाद महोदय। ठीक है, यह ब्रह्मांड की भौतिकता पर केंद्रित माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पूर्व मीमांसा दर्शन की,
पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जो है वह जेमिनी को माना जाता है। ठीक है सर। एक आता है वेदांत दर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मेरे प्यारे साथियों उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह बादरायण माना जाता है। यह मूल रूप से उपनिषदों पर केंद्रित माना जाता है। तो ये 6 दर्शन है, एक बार जरूर इनको पोज कर करके पढ़िएगा और रिवाइंड कर करके इनको जरूर सुनिएगा, बहुत काम की बात है। तो बताओ भाई, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। क्या कहता है? ये द्वैतवाद पर आधारित, यानी कि दो बिंदुओं की बात करता है। कौन से? सर ये जीव और ब्रह्म की बात करता है। कहता है दोनों अलग अलग है, एक कैसे हो सकते हैं। योग दर्शन जो किस पर बल देता है? शारीरिक और ध्यान के प्रयोग पर बल देता है, पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है, जो तर्कपूर्ण चिंतन की बात करता है। वैशेषिक दर्शन के कणाद माने गए हैं, जो ब्रह्मांड की भौतिकता पर केंद्रित है। पूर्व मीमांसा दर्शन जो संहिता और ब्राह्मणों के विश्लेषण, ब्राह्मण ग्रंथों के विश्लेषण पर केंद्रित है, इसके प्रतिपादक जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा जिसके प्रतिपादक बादरायण को माना जाता है, ये उपनिषदों पर केंद्रित माना जाता है। ठीक है ना, इसको जरूर सुनिएगा। तो सही जवाब क्या हो गया? गौतम हो गया। शादवाद जुड़ा हुआ है। क्या गजब का प्रश्न है। शादवाद, जैन धर्म पढ़ते हो आप? जैन धर्म में सप्तभंगिनीय सिद्धांत आता है, उसी को शादवाद कहा जाता है। क्लियर हो गया? बहुत सरल सवाल है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। अपूर्व का सिद्धांत संबंध है। इसकी पीडीएफ में चंदू सर की क्लास टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सर चारवाक से, जैन से, बौद्ध से, मीमांसा से अनुत्तरित प्रश्न है। अपूर्व का सिद्धांत जो है वह है। सर याद रखना, अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा से जुड़ा हुआ माना जाता है। किससे जुड़ा हुआ है? मीमांसा से। ठीक है, ये बात याद रखना। इसे ही मूल रूप से अपूर्व, अपूर्व को जब हम परिवर्तित करते हैं ना, तो यह मूल रूप से पूर्व मीमांसा हो जाता है। क्या बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का? यह मूल रूप से संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों पर केंद्रित माना जाता है। ऋग्वेद में पणि, ये तो बहुत लोकप्रिय शब्द है। अगर आप इतिहास का थोड़ा सा अच्छा सा ज्ञान रखते हैं तो शायद इस सवाल को आप कर सकते हैं। ऋग्वेद में पणि जो है वह किस वर्ग के नागरिकों के लिए काम में लिया जाता है? ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, व्यापारी और अनुत्तरित प्रश्न है। सर पणि शब्द जो है ना, ये व्यापारी के लिए काम लिया जाता है। अगला प्रश्न, चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा हुआ करते थे? चंडपदोत जो है वह किस प्राचीन जो है मेरे दोस्त याद रखिएगा, गणराज्य उसके राजा थे। बहुत बढ़िया सवाल है। सर ये काशी के थे, यह अंग के थे, यह अवंती के थे, यह वज्जी के थे, यह अनुत्तरित प्रश्न है। सर चंडपदोत जो है यह आपके अवंती के राजा माने जाते हैं। अवंती यानी कि आपके मालवा वाला क्षेत्र, जिसे हम उज्जैन वाला भूभाग भी कह सकते हैं। अवंती के राजा चंडपदोत जब बीमार हो गए तो मेरे दोस्त बिंबिसार ने अपने राजवेद किसे भेजा था? जीवक को भेजा था। जीवक इनका इलाज करता है। बहुत गजब का इतिहास है सर। हा, मधुर, स्वर्णिम। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हमें मिलती है? दसपुर शिलालेख, एरण शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, हाथी गुम्फा शिलालेख, अनुत्तरित प्रश्न है। रेशम बुनकर जो है मेरे दोस्त, इनकी श्रेणी की जानकारी हमें किस शिलालेख में? बहुत बढ़िया सवाल है, कृपया जवाब दीजिए। सर याद रखना, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। कौन सा शिलालेख है? याद रखना, दशपुर। यह शिलालेख मूल रूप से मेरे दोस्त कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी अगर मैं जगह पूछूं तो नाम आता है मंदसौर। क्लियर हो गई? यहां से हमें यह शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है सर, यहीं पर व्यापारियों की एक श्रेणी के द्वारा अगर कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप तैयार रहिएगा, सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। अगला, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित हुए? एक भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि, अनुत्तरित प्रश्न है। जवाब दीजिए। सर भावी बुद्ध जो है वह मूल रूप से मैत्रेय होंगे, और ये मैत्रेय जो है वह गौतम बुद्ध के क्या होंगे? याद रखिएगा, उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है, तो ये बात, इन पर एक मूवी भी बनी हुई है अगर आपको पता हो तो। ये शायद वेब सीरीज थी जहां तक याद है।
आपको पता होगा एक बस थी जो एक ऐसे पहाड़ी इलाके से जा रही होती है। उस बस में एक मोंक यानी कि एक बौद्ध भिक्षु छोटा सा होता है बच्चा, वो बस को यहीं रुकवा देता है और आगे थोड़ी सी दूर लैंड स्लाइडिंग होती है, आपको पता होगा, है ना? एक वेब सीरीज आई हुई थी, कभी मौका मिले तो जरूर देखा करो। चलो, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, स्थानकवासी हो गया, डेरावासी हो गया, थेरावासी हो गया, इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं ये जैन धर्म से जुड़े हुए माने जाते हैं। ईमानदारी से बताइएगा यह जो सवाल हमने आपके लिए रखे हैं 25 सवाल, ये आपको कैसे लगे? बाकी अगर आप होली का ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, रंगीन ऑफर, तो 13 से लेकर 16 मार्च 2025 तक इस रंगीन ऑफर का लाभ ले सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, जहां पर 50% डिस्काउंट के साथ ही 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको प्रत्येक कोर्स पर मिलने वाली है। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से और करिए अपने सपनों को साकार। धन्यवाद। इसकी टेलीग्राम चैनल पर लिंक डाल दूंगा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, चंदू सर की क्लास, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, सब कुछ यही है मेरे दोस्त। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। क्लास के बारे में कमेंट जरूर करिएगा, कैसा लगा और क्या इस तरह पे आप क्लास आगे बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। टेक केयर, नमस्कार।